देखो ध्यान से, मान लेते हैं मेरे पास क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से। एक ग्राउंड है, ग्राउंड पे मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है लाइक दिस। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का मास है 10 kg। इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है? 10 kg है। और हमने इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया है आगे की तरफ। ये अप्लाइड वन एक्सटर्नल फोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विच इज ऑफ 20 न्यूटन। या फिर 20 न्यूटन ना लेकर के इसको 2 न्यूटन ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 2 न्यूटन ले लेते हैं। ठीक है भाई, हमने इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स ऑफ 2 न्यूटन लगा दिया। 10 kg का ऑब्जेक्ट था ही। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस की अगर बात की जाए तो इस सरफेस का म्यू के जो है, दैट म्यू के इज इक्वल टू 0.2। ठीक है, या इसमें रहता है 0.15। और वेट, म्यू के इज 0.18 एंड म्यू एस इज 0.2। ये मेरे पास क्वेश्चन प्रोवाइडेड है। मतलब जो स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो अलग है, काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग है। और आपको मैंने क्लास में भी बताया था कि जो काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो स्टैटिक से हमेशा छोटा होता है। हमसे क्वेश्चन पूछा है, चेक वेदर दिस ऑब्जेक्ट विल मूव और नॉट। चेक करके बताओ कि क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा कि नहीं करेगा। इसको चेक कैसे कर सकते हैं, इसको किस तरीके से हम चेक करेंगे? लेट अस टॉक अबाउट दैट। सी, सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि जब इस पे अपन 2 न्यूटन का फोर्स आगे लगाएंगे तो इस पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा। तो देखिए, फ्रिक्शन तो ऑब्वियसली इसके सरफेस के पैरेलल पीछे की डायरेक्शन में इस तरीके से लगना शुरू होगा। ठीक है, सरफेस पे पीछे की डायरेक्शन में क्या लगना शुरू हो जाएगा? फ्रिक्शन। नीचे की डायरेक्शन में वर्टिकली डाउनवर्ड कितना फोर्स? तो वर्टिकली डाउनवर्ड धरती माता लगाएगी इस पे mg, मतलब 100 न्यूटन का फोर्स। वर्टिकली अपवर्ड इस पे क्या लगेगा? तो वर्टिकली अपवर्ड इस पे लगेगा नॉर्मल। अब हम क्या करते हैं, यहां पर चेक करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखो, चेक करने की कोशिश करते हैं इधर कि क्या ये ऑब्जेक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा। लेट अस, तो जब चेक करने की कोशिश करते हैं, आप देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में हम समेशन ऑफ फोर्सेस वाई डायरेक्शन को 0 कर देते हैं। तो मेरे पास नॉर्मल बराबर 100 न्यूटन है। लेकिन जब मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को देखता हूं तो मुझे क्या दिख रहा है? 2 न्यूटन का फोर्स आगे लगा हुआ, पीछे फ्रिक्शन लगता हुआ। अब ध्यान से देखो, अगर एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा हो तो ऑब्जेक्ट चलने लग जाता है। और अगर एक्सटर्नल फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम हो तो रुक जाता है, ऑब्जेक्ट नहीं चलता। तो यहाँ पर वही चीज चेक करनी है अपन को। सबसे पहले फ्रिक्शन चेक करेंगे, म्यू एस इंटू एन। स्टैटिक फ्रिक्शन चेक करेंगे। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन चेक किया तो 0.2 लिया, नॉर्मल की वैल्यू 100 आ गई। यहां से मेरे पास आंसर आ जाता है 20 न्यूटन। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है? 20 न्यूटन है। आपने कितना फोर्स लगाया? 2 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो क्या ऑब्जेक्ट चलेगा? जितने लोग कहते हैं नहीं चलेगा, हैंड रेज करके बताओ। जितने लोग कहते हैं नहीं चलेगा, हैंड रेज करके बताओ। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर इसी सवाल में, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन के अंदर हमने लगाया फोर्स आगे 25 न्यूटन का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इफ इन द सेम क्वेश्चन या बी पार्ट में, इफ F external is equal to 25 Newton, then find the acceleration of the object. अब ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन आप निकाल के बताइए।
अगर एक्सटर्नल फोर्स 25 न्यूटन का है तो एक्सटर्नल फोर्स 25 न्यूटन का होने की वजह से एक्सेलरेशन बॉडी पे कितना आएगा? यस मुकुंद। सर 0.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 0.7। चलिए अब खुद सोचो यार, फ्रिक्शन मैक्सिमम लग सकता है 20, आगे फोर्स लग रहा है 25, पीछे फ्रिक्शन है 20 न्यूटन, तो 25 माइनस 20 ये तो हो गया नेट फोर्स, बराबर क्या कर देंगे मास इनटू एक्सेलरेशन, मास 10 kg, एक्सेलरेशन 8, सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर क्या आएगा, यहाँ बना 5 इज इक्वल टू 10 टाइम्स ए, या ए की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/2 या फिर 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 0.7 नहीं है 0.5 है, इट इज नॉट 0.7 इट इज 0.5, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बताइए सबको ये बात छोटी सी क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस एवरीवन, क्या सबको ये छोटी सी बात क्लियर हुई है कि नहीं हुई, किस तरीके से चेक करना है और फिर किस तरीके से एक्सेलरेशन निकालना है? फटाफट एंट्रीज करो बेटा। इस बार अपन ले लेते हैं एक इंक्लाइंड प्लेन, क्या ले लेते हैं? एक इंक्लाइंड प्लेन ले लिया, इस इंक्लाइंड प्लेन पे हमने रख दिया एक हमारे ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ये लोग कितने मास के, एम मास के, एम मास के ऑब्जेक्ट को हमने इस इंक्लाइंड प्लेन पे प्लेस कर दिया, यहाँ पर म्यू के की वैल्यू हमें दे रखी है लेट अस सपोज 0.2 एंड म्यू एस की वैल्यू दे रखी है 0.3, ठीक है। एम मास जो है ये है 10 kg, this angle is 30 degree, this angle is 30 degree. My question is calculate या check whether the object will move or not, check whether the object will move or not, चेक करके बताओ कि क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा कि नहीं करेगा। मुकुंद अग्रवाल सोच के बता सकते हैं क्या? आंसर निकाल भी लिया तुमने? सर वो पिछले वाले क्वेश्चन में सर 0.7 ही आएगा सर, उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन वाला म्यू लगेगा ना सर, किसमें? बॉडी चल रही है ना सर। सर पिछले वाले क्वेश्चन में सर आपने काइनेटिक फ्रिक्शन वाला म्यू दिया था सर, बिल्कुल उसमें काइनेटिक वो वाला लग जाएगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन वाला लगेगा तो यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी तो यहाँ पर आ जाएगा 18, यहाँ आ जाएगा 7 और ये 0.7 हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए आंसर, चलेगा कि नहीं चलेगा? यस चलेगा कि नहीं चलेगा? यस और नो? सबसे पहले देखो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो वर्टिकली डाउनवर्ड इस पे लग रहा है mg 100 न्यूटन, इस 100 न्यूटन का एक कंपोनेंट लगेगा mg sin थीटा इस डायरेक्शन में जिस विच विल बिकम 50 न्यूटन, और एक इसका वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट बनेगा, उसमें कंपोनेंट को जब कैलकुलेट करता हूं तो बनेगा 50√3 न्यूटन। सरफेस के परपेंडिकुलर क्या बनेगा, यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स और पीछे लगेगा फ्रिक्शन, ये सारे के सारे फोर्सेस इस पर एक्ट कर रहे हैं, ये अपन ने निकाल लिया। सबसे पहले अपन यहाँ पर देखें तो नॉर्मल बराबर दिखता है 50√3, और एफ एस की वैल्यू अगर देख लूं तो बनेगा 0.3 इंटू 50√3, ये इससे कैंसिल हुआ, आंसर आ गया 15√3 मीटर। देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट मेरे पास 0.3 था, उसकी हेल्प से मैंने जब स्टैटिक फ्रिक्शन निकाला तो दैट कम्स आउट टू बी 15√3 न्यूटन। नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है 50 न्यूटन, ऊपर लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण 15√3,
तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो कम है, किससे? 50 न्यूटन से। दैट मींस ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा, दैट मींस द ऑब्जेक्ट विल मूव। अब जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो हम फ्रिक्शन कौन सा लेंगे? काइनेटिक लेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी 0.2 into 0.2 into 50√3। कैलकुलेट करो यहां से तो मेरे पास 10√3 न्यूटन आ जाता है। कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन। अब क्या करेंगे? देखिए नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, that means 50 minus 10√3 is equal to 10 into 8। ये यहाँ से पूरा का पूरा कैंसिल हो जाता है। एक्सेलरेशन की वैल्यू 5 minus √3 आ जाती है, या 5 minus 1.73, and we can calculate the value of acceleration from this particular equation। So कोई बहुत लंबी रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, कोई बहुत लंबी रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको लॉजिकली चलना है। सबसे पहले आप ये चेक करो कि ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है कि कम। अगर ये चेक कर लिया तो हमें पता चल जाएगा ऑब्जेक्ट चल रहा है कि रुका हुआ है। जब चल रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन यूज करेंगे, और जब रुका हुआ है तो स्टैटिक फ्रिक्शन यूज करेंगे, और आंसर निकाल देंगे। बताइए ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई सभी को? यस एवरीवन, सबको बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? फर्स्ट विजन। इसी को आगे बढ़ाते हैं, लॉजिक देखते हैं क्या होगा, ध्यान से देखते हैं। मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ऐसे, और इससे मैंने कनेक्ट कर दिया पीछे एक और ऑब्जेक्ट ऐसे। दोनों ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पे प्लेस कर रखा है। इस ऑब्जेक्ट पे आगे फोर्स लगाया F which is equal to 50 न्यूटन। यहाँ पर मैंने 4 kg का ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ मैंने 2 kg का ऑब्जेक्ट रखा है। दोनों ग्राउंड से कांटेक्ट में है, दोनों ग्राउंड से कांटेक्ट में। माय क्वेश्चन इज फाइंड द acceleration and tension of the system। सिस्टम पे एक्सेलरेशन भी निकालिए और टेंशन भी निकालिए, ये क्वेश्चन अपन को कह रहा है। कैसे निकालेंगे तो ध्यान से देखिए। नीचे इस पे क्या लग रहा है? 20, इस पे नीचे क्या लग रहा है? 40। वर्टिकली अपवर्ड नॉर्मल, वर्टिकली अपवर्ड नॉर्मल। इस पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन F1, इस पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन F2। टेंशंस, तो टेंशन भी यहाँ पर धागा खींचेगा, यहाँ पे भी धागा खींचेगा। क्या और कोई वैल्यू है? नहीं है। हमें पता है ये एक्सेलरेशन A आगे है, और ऐसे ही हमें पता है ये एक्सेलरेशन भी A आगे। तो A एक्सेलरेशन हमें पता चल गया, हमें मासेस पता चल गए, हमें उन पे लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स पता चल गया, नॉर्मल पता चल गया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सारी चीजें क्लियर होती हैं, ठीक है। F फोर्स इज 50 न्यूटन आगे की तरफ, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2। अब हमें निकालना क्या है? एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? दोनों ब्लॉक्स पे लगने वाले फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो N2 की वैल्यू तो 20 दिखती है, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 into 0.2। सो आंसर आ जाएगा देखो यहाँ से 4 न्यूटन। ऐसे ही F1 की वैल्यू कितनी होगी? तो F1 की वैल्यू होगी 40 into 0.2, ये यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 8 न्यूटन।
तो ये मेरे पास फ्रिक्शन आ गए। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इक्वेशंस बनाऊंगा। सबसे पहले 4 kg ब्लॉक पे इक्वेशन बनाते हैं। एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है 50, सो 50 माइनस कर देंगे टेंशन, माइनस कर देंगे फ्रिक्शन, बराबर कर देंगे मास इनटू एक्सेलरेशन। ये बन गई पहली इक्वेशन। पहली इक्वेशन अगर ऐसे लिखना चाहो तो ये बन गया 42 माइनस टी इज इक्वल टू 4a। ये बन गई पहली इक्वेशन। अब मैं दूसरी इक्वेशन बनाता हूं, तो टेंशन माइनस फ्रिक्शन कितना 4 न्यूटन बराबर कितना मास इनटू एक्सेलरेशन के। तो ये बन गई सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन भी आ गई, सेकंड भी आ गई, कुछ नहीं करा अपन ने तो क्या किया, जो इक्वेशन बनाने का तरीका था उसी को लगाया, इनकॉर्पोरेट कर लिया है अपने फ्रिक्शन को भी, बस और कुछ लॉजिक नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दूंगा। तो ये बनेगा t माइनस 4 इज इक्वल टू 2a, यानी ये बनेगा 42 माइनस t इज इक्वल टू 4a। दोनों को ऐड करें, यहाँ बनेगा 6 से, t से t कैंसिल हो जाएगा, 42 माइनस 4 करेंगे बनेगा 38, और ये मेरे पास आंसर आ गया। यहाँ से जब मैं देखूंगा तो बनेगा 38 बाय 6 इज इक्वल टू a, ये बन गया 3, ये बन गया मेरे पास 19, सो 19 बाय 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। लेकिन एक्सेलरेशन भी पूछा था, टेंशन भी पूछी थी। अब टेंशन निकालने के लिए ए की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, टी की वैल्यू अपने पास कैलकुलेट हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट हो गया है, टेंशन भी कैलकुलेट हो गई, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। फटाफट बताएं सभी लोग, क्या यहाँ तक बात सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस और नो, हैंड रेज करके बताओ। ठीक है, किस तरीके से हम लोगों ने फ्रिक्शन कोफिशिएंट के बारे में बात की। दोनों ब्लॉक्स पे फ्रिक्शन अलग अलग लग रहा है, ठीक है, दोनों ब्लॉक्स पे फ्रिक्शन अलग अलग लग रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स अलग है। दोनों ब्लॉक्स पे नॉर्मल अलग होने के कारण दोनों ब्लॉक्स पे जो फ्रिक्शन है वो भी अलग है, F1 और F2। इस चीज का खासा ध्यान रखें आप, इस चीज का खास ध्यान रखें आप लोग। चलिए, किसी को कोई भी डाउट है इस पॉइंट तक तो हैंड राइज करके बता दो मुझे। अच्छी बात है। 24 सर, 24 इलेवेंथ साइंस। सर कल बात हुई थी, घर पे ही। स्टूडेंट्स देखिए, अभी तक अपन फ्रिक्शन के बारे में ये बात कर रहे हैं कि फ्रिक्शन किस तरीके से एक्ट करता है बॉडी पे, ठीक है। फ्रिक्शन के बारे में हम नॉलेज देख रहे हैं, फ्रिक्शन के बारे में ये बात कर रहे हैं कि अच्छा चलो कोई ऑब्जेक्ट है मूव करने लगता है तो उसके बीच में रिलेटिव मोशन के कारण फ्रिक्शन कैसे लगता है। क्या बॉडी पे हमेशा फ्रिक्शन को काउंटरैक्ट करने के लिए मुझे फोर्स बहुत ज्यादा ही लगाना पड़ता है क्या? क्या बॉडी पे फ्रिक्शन को काउंटरैक्ट करने के लिए फोर्स मुझे फ्रिक्शन के ऑपोजिट ही लगाना पड़ेगा क्या? ऐसा जरूरी नहीं है। फ्रिक्शन को काउंटरैक्ट करने के लिए बॉडी पे फोर्स जो है वो किसी भी डायरेक्शन में लगाया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन की फ्रिक्शन उस पर कितना जनरेट हो रहा है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, उस टॉपिक को हालांकि इस क्लास में हम शुरू नहीं कर रहे, लेकिन मैं उस टॉपिक के बारे में आपको बेसिक आइडिया जरूर बता रहा हूँ, ठीक है। टॉपिक ये है कि मिनिमम फोर्स। देखो जितने ही बच्चों को नोट्स की दिक्कत है, नोट्स वर्क पर एनर्जी तक मैं ड्राइव पे डाल चुका हूँ, आप ड्राइव पे टच जाइए, सारे नोट्स एक साथ आपको वहीं पे मिल जाएंगे। तो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड बाय अस, या फिर ऐसे लिखें, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट। कितना फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगाऊं ताकि वो ऑब्जेक्ट मूव कर जाए। अब जरूरी थोड़ी ना है कि फ्रिक्शन अगर हॉरिजॉन्टली पीछे एक्ट कर रहा है तो उस पे फोर्स भी आगे ही लगाना पड़ेगा, ऑपोजिट ही लगाना पड़ेगा। इट इज नॉट नेसेसरी, ये नेसेसरी नहीं है। अगर फ्रिक्शन पीछे लग रहा है तो फोर्स आगे लगाना है, ये नेसेसरी बिल्कुल नहीं है। फोर्स हम किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यही कर रहा हूं, मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूं। सबसे पहले ये लिया ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को रखा ग्राउंड पे,
अब इस ऑब्जेक्ट को कराना था मूव, तो मूव कराने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इस पे फोर्स लगाया है, लेकिन फोर्स हॉरिजॉन्टल से किसी थीटा एंगल पे लगा। अब ऑब्वियसली ये इस फोर्स की वजह से आगे जाने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन इस पे लगेगा पीछे सरफेस के पैरेलल, ऊपर लगेगा इस पे नॉर्मल फोर्स, नीचे लगेगा इस पे mg फोर्स। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहां से दो इक्वेशंस बनाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक वर्टिकल डायरेक्शन में, और उनको सॉल्व करके आंसर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा फ्रिक्शन को काउंटरैक्ट करने के लिए मुझे जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो उस फ्रिक्शन की डायरेक्शन के ऑपोजिट ही लगाना पड़ेगा। इट इज नॉट नेसेसरी, ये बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है। तो सर हम किस डायरेक्शन में लगाएंगे फ्रिक्शन के, आप किसी भी डायरेक्शन में लगाइए, आप हॉरिजॉन्टल से किसी थीटा एंगल पे लगा दो, आप वर्टिकल लगा दो, आपका बॉडी अगर मूव करने लग जाए तो दैट इज द मिनिमम फोर्स व्हिच इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी टू बी अप्लाइड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अपन ने फ्रिक्शन तो लगा दिया, तो सॉरी फोर्स तो लगा दिया, ठीक है, अपन ने फोर्स तो लगा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए फोर्स लगा दिया, अपने को क्लियर है ये चीज यहाँ से कि भाई अपन ने फोर्स लगाया है, किसी थीटा एंगल पे लगाया है। नेक्स्ट इज ये फोर्स मिनिमम कब होगा, ये फोर्स मिनिमम कब होगा, तो यार मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट किस किसने पढ़ रखा है, यस हैंड रेज करके बताओ मुझे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स नो द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखिए कुछ नहीं है, हम जानते हैं y इज इक्वल टू साइन थीटा, मैं लिखता हूं, आप इसमें साइन की वैल्यू थीटा की वैल्यूज पुट करते जाओ, ठीक है, थीटा की वैल्यू 0 पुट करो, थीटा की 45 पुट करो, थीटा की 90 पुट करो, फिर 180 पुट करो, फिर 270 पुट करो, फिर 360 पुट करो, एंड सो ऑन, वैल्यूज को पुट करते जाओ। अगर आप वैल्यूज को यहाँ पर पुट करते जाते हो, आप ये देखते हो कि y की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 आ जाती है और y की मिनिमम वैल्यू जो है वो -1 आ जाती है। मतलब किसी भी एंगल को पुट करो, साइन थीटा का ग्राफ जो है वो 1 से 1 के बीच में ही बनता है, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में ही रहती है। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई +1 और मिनिमम वैल्यू क्या हो गई -1, तो +1 और -1 के बीच में रहने का मतलब ये है दैट द मैक्सिमम इज +1, मिनिमम इज -1। सिमिलरली यही सेम कॉन्सेप्ट यूज करके हम फ्रिक्शन फोर्स को काउंटरैक्ट करने वाला एक्सटर्नल जो लगाया है उसको भी कैलकुलेट करेंगे। हमने एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर जितना लगाया उसको कैलकुलेट करने के लिए एक मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं, मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये जो लास्ट वाला टॉपिक है अभी जो शुरू किया है, इसको एक बार के लिए अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि हमें सिर्फ इतना पता लगाना है दैट कितना मिनिमम फोर्स लगाया जाए एक ऑब्जेक्ट पे ताकि उस ऑब्जेक्ट को चला दिया जाए, बस। अब वो कैसे निकालते हैं, क्या लॉजिक है, वी विल टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट क्लास। बताइए सभी लोग, यहाँ तक बात सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई? अभी की क्लास में यहीं पे खत्म।